अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देख लिया था, हमने देखा था स्टेप्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है। और फिर मैंने आप लोग को उससे रिलेटेड होमवर्क भी दिया था कि आपने होमवर्क करके आना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत नेसेसरी है। तो इसीलिए आपको मैंने होमवर्क दिया था। और होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना था, इसमें जो वीडियोस आपको दी थी, जो ऐप की वीडियोस आपने देखनी थी, कौन कौन सी वीडियोस दी थी, जस्ट 2 वीडियोस थी, इंट्रोडक्शन और न्यूरॉन्स एंड इट्स टाइप्स। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने होमवर्क कर लिया है और जिनको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया और जो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अब हम नहीं भूलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स एंड सिनेप्स। ये भी बहुत जरूरी है, ये स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। नर्व इम्पल्स बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको मेमोराइज रखने होते हैं, बट इसको हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका रजिस्टर होना चाहिए, डेट डालोगे, डिफरेंट कलर्स रखोगे अपने पास, डिफरेंट मार्कर्स यानी ब्लैक, ब्लू, रेड रख लो, पेंसिल रख लो, ताकि आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर सको। इन पॉइंट्स को अभी के अभी डायग्राम से याद करोगे, देन एक दफा रिवाइज करोगे तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे, एग्जाम्स में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है इसको। नर्व इम्पल्स स्टार्ट करते हैं। हमने ये तो देखा था नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और हमने देखा था न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये न्यूरॉन्स आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं यानी कम्युनिकेट करते हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन है उसकी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी। जैसे मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं एक दूसरे को समझाने के लिए। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनकी भी तो कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उससे हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और जो डिपेंड करते हैं किस पे, फ्लो ऑफ आइंस पर। यानी न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द, अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द जो है वो आइंस मौजूद होते हैं। और फिर वो आइंस की जो मूवमेंट होती है, उसकी जो डिस्टर्बेंस होती है उस आइंस में, उसे हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कह रहे होते हैं। सो नर्व इम्पल्स इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन में पूरा नर्व इम्पल्स जाएगा, फिर वो दूसरे न्यूरॉन को वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा, तो वो इनकी लैंग्वेज है। वो बताएगा हाँ कि ये स्टिमुलाई है, ये लेकर जाओ इधर से इधर तक, इस एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। तो कैसे होती है ये लैंग्वेज, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो हमने कुछ ऐसा ही देखा था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में। इसका ये क्या प्रेजेंट थी, सेल बॉडी। सेल बॉडी में ट्री लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और फिर एक लंबी सी प्रोसेस आई थी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। और एंड में क्या आया था, एंड में आए थे एक्सॉन टर्मिनल्स। तो अब अगर हम यहाँ पे एक्सॉन की बात करें, ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये बाहर का मौजूद है। और एक्सॉन के अंदर भी होगा कि नहीं होगा, कोई ना कोई इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें कुछ ना कुछ आयंस होंगे। तो नॉर्मली हम देखते क्या है कि जो बाहर है, बाहर सोडियम ज्यादा होता है और अंदर अंदर क्या ज्यादा होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा। ये आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगी तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। कैसे आएगी वो भी हम पढ़ेंगे। सोडियम कहाँ है, 10 फोल्ड हायर इन कंसंट्रेशन आउटसाइड। सोडियम बाहर ज्यादा है और पोटेशियम कहाँ है, अंदर ज्यादा है। ये एक हमने इन्वायरमेंट पढ़ लिया। अब हम आते हैं नर्व इम्पल्स पर। नर्व इम्पल्स को हमने डिफरेंट स्टेजेस में, फेजेस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या, रेस्टिंग स्टेट क्या है कि अभी एक न्यूरॉन है, रेस्ट कर रहा है। क्या मतलब रेस्ट कर रहा है, अभी उसके पास कोई काम नहीं आया। काम कब आता है, जब कोई स्टिमुलाई आता है। तो इसका मतलब अभी वो रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड, अभी उसके पास कोई स्टिमुलाई नहीं आया। अभी उसकी जो जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आयंस की वो वैसी हैं जैसी होती है, नेचुरल है।
अभी उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन, अब ये रेस्टिंग स्टेट है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वोल्टेज होता है, डिफरेंसेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बिटवीन। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि मेम्ब्रेन्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम क्या देखते हैं? कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। हम नॉर्मल कंडीशन में क्या देखते हैं, यानी रेस्टिंग कंडीशन में क्या देखते हैं? इनसाइड जो है वो नेगेटिव होता है, आउटसाइड जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे याद रखोगे? आउटसाइड क्या है? पॉजिटिव, इनसाइड क्या है? नेगेटिव। कैसे याद रखोगे? इन से याद रखोगे, इन एन आ रहा है तो एन मतलब नेगेटिव, तो इनसाइड नेगेटिव है, आउटसाइड पॉजिटिव है। ये पॉइंट याद रख लिया। कैसे होता है ये भी हम सब देखेंगे, बट है क्या, ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब कहेंगे? जब मेम्ब्रेन रेस्ट में होगा, जब कोई स्टिमुलाई नहीं होगा, उस वक्त जो ये डिफरेंस क्रिएट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, उसे हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसे हम मिली वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का होता है -70 मिली वोल्ट। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता कैसे है, पोलराइज स्टेट क्यों कहते हैं, ये सब हम डायग्राम से पढ़ेंगे। आपने मेरे साथ साथ डायग्राम बनानी है। मैं यहाँ पर सिर्फ बना रही हूँ एक्सॉन की मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा बना रही हूँ मैं यहाँ पर। अब हम देखते क्या है एक्सॉन में, इधर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एक यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह, ये मैंने ड्रॉ किया है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या ड्रॉ किया है? सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अलावा मेम्ब्रेन्स में क्या क्या मौजूद होते हैं? सोडियम लीकी चैनल्स। ये क्या है? सोडियम लीकी चैनल। और क्या प्रेजेंट होंगे? पोटेशियम लीकी चैनल। पोटेशियम लीकी चैनल हमने ड्रॉ कर लिए। इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं, इस तरह ड्रॉ करूं, ये क्या है? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और यहां पर मैं बनाऊंगी पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये क्लियर है? ये सारे जो जो मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है, हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे कि सोडियम कहाँ बताए थे मैंने ज्यादा, कहाँ है सोडियम? बाहर ज्यादा है। पोटेशियम कहाँ ज्यादा है? अंदर। तो जो लीकी चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स नाम से याद रखोगे, क्या मतलब है लीकी चैनल्स का? कि ये लीक हो रहे हैं, लीक कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूसली इसमें से सोडियम और पोटेशियम मूव करते रहेंगे। सोडियम जो है वो कहाँ मूव करेंगे? बाहर से अंदर, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। पोटेशियम यहाँ पर कहाँ जाएंगे? अंदर से बाहर। ये लीकी चैनल से ही कंटिन्यूसली ये मूवमेंट चलती रहेगी। सोडियम कहाँ जा रहे हैं? सोडियम जा रहे हैं बाहर से अंदर, और पोटेशियम कहाँ जा रहे हैं? अंदर से बाहर। अब मैंने यहाँ पर एक सोडियम लीकी चैनल बनाया, दो पोटेशियम लीकी चैनल्स बनाए। तो ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि पोटेशियम लीकी चैनल ज्यादा होते हैं, और जब पोटेशियम लीकी चैनल ज्यादा होंगे तो मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम। ये पॉइंट लिखा हुआ होता है, ये लाइन लिखी हुई होती है कि मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम। क्यों? क्योंकि वहां पे पोटेशियम की लीकी चैनल्स ज्यादा है। अब ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, इसका मतलब है ये किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर आके ओपन होंगे, अभी ये क्लोज्ड है तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। यहाँ पे मैंने बनाया पंप। जब भी मैं पंप की बात करूंगी, कहीं पर भी पंप आए, इसका मतलब ये एटीपी यूज करेगा, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा।
तो ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है, 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है हाई, लो टू हाई ही मूव कर रहा है, सोडियम बाहर ही जा रहा है, लेकिन उसमें हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एटीपी देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। क्लियर है? जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, चार्जेस क्रिएट होते हैं। इनसाइड जो है वो नेगेटिव हो जाता है और आउटसाइड जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव। इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें चार्जेस आ रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, इस स्टेट को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट यानी के पोल्स बन रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बन रहे हैं, या हम इसको कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। कितना होगा, -70 मिली वोल्ट। एक स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नेगेटिव आयंस तो नहीं है, तो फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया। बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ही हमें नजर आ रहे हैं, सोडियम भी पॉजिटिव है, पोटेशियम भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, कोई नेगेटिव आयन नजर नहीं आ रहा। बट यहाँ पर जो ये डिफरेंस क्रिएट होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो किस वजह से होता है, वो इन आयंस की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। यहाँ पे अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो ज्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है, कम पॉजिटिव अंदर आ रहा है। तो जब ज्यादा पॉजिटिव बाहर जाता रहेगा तो जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, और अंदर जो है वो उसका कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो अंदर नेगेटिविटी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये स्टेट क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में न्यूरॉन किस में होगा, रेस्ट में होगा। मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ पर है, बाहर पर है। नेगेटिव कहाँ पर है, अंदर है, नेगेटिव। नेट डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नॉट कंडक्टिंग न्यूरॉन यानी अभी कोई इसमें स्टिमुलाई नहीं आया है। तो इस डायग्राम से आपने याद रख लिया कि ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वोल्टेज गेटेड चैनल अभी ओपन नहीं होंगे जब तक कोई उन्हें पर्टिकुलर वोल्टेज नहीं मिलेगा। इससे हम क्या कह रहे हैं, पोलराइज स्टेट भी कह रहे हैं। रीजन, पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फैक्टर्स क्या है, किस किस वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुई, ये -70 मिलीवोल्ट किस किस वजह से आ रहा था, लीकी चैनल्स की वजह से आ रहा था। लीकी चैनल्स में हमने क्या देखा कि सोडियम जो है वो सोडियम से अंदर मूव कर रहे हैं, पोटेशियम से बाहर मूव कर रहे हैं। न्यूरॉन्स हैव फार मोर पोटेशियम लीकी चैनल्स देन सोडियम। मैंने 2 बनाए थे ताकि सोडियम से ज्यादा बनाओ, पोटेशियम के लीकी चैनल्स ज्यादा होते हैं। पोटेशियम डिफ्यूजेस आउट मच फास्टर रेट देन सोडियम लीक्स इन, यही बनाया था। सोडियम एक चैनल से अंदर आ रहा है, बट पोटेशियम के लीकी चैनल ज्यादा है, तो वो ज्यादा तेजी बाहर जाएंगे। फिर हमने क्या देखा था, सोडियम पोटेशियम पंप ड्रॉ किया था। सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है, यानी उसे क्या चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। एटीपी चाहिए होगी, सोडियम बाहर मूव करेगा, पोटेशियम अंदर मूव करेगा। 2 पोटेशियम जो है वो अंदर मूव करेंगे, 3 सोडियम जो है वो कहाँ मूव करेंगे, बाहर मूव करेंगे। ये सब हमने एक डायग्राम में उसको समराइज कर लिया है, वो सब उसी के पॉइंट्स है जो हमने डायग्राम में पढ़े थे। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, एक और जो फीचर है जिसकी वजह से अंदर इनसाइड नेगेटिव होता है, क्योंकि जो इनसाइड है, इनर सेलुलर फ्लूइड है, उसमें कुछ लार्ज नेगेटिव आयंस भी मौजूद होते हैं। कुछ लार्ज नेगेटिव आयंस भी होते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स वगैरह होंगे, कुछ ऑर्गेनिक एसिड होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी वजह से भी क्या आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। पोटेशियम लीकी चैनल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स, जैसे ये दोबारा से बता दिया कि किसके ज्यादा जो है वो लीक्स आउट हो रहे होते हैं, पोटेशियम ज्यादा लीक आउट हो रहे होते हैं क्योंकि उसका चैनल्स ज्यादा है। क्लियर है? ये हमने पढ़ी है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पूरी डायग्राम में समराइज कर दिया, उन्हीं को आपने पॉइंट्स में लिखना है। अब अगर आप इस एनिमेशन में देखो तो इस एनिमेशन में नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये आपको दिखाया है पंप, सोडियम पोटेशियम पंप।
कितने सोडियम बाहर जा रहे हैं, आप इसकी शेप भी देखो, 3 सोडियम बाहर जाएंगे और कितने पोटेशियम अंदर आएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। तो इसकी शेप भी नजर आ रही है कि ये 3 सोडियम को बाहर लेके जाएगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहे हैं, चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। अब कौन सा फेज आएगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोलराइज्ड हुआ था, अब ये कहलाएगा डीपोलराइज्ड। क्या कहलाएगा, डीपोलराइज्ड। इसको भी हम पहले डायग्राम से पढ़ेंगे, फिर इसके सारे पॉइंट्स देखेंगे। अब मैं यहां पर क्या बना रही हूं, एक्सॉन ड्रॉ करूंगी। कि मैंने क्या ड्रॉ करी, एक्सॉन। इसमें मैं क्या कर रही हूं, हाफ पार्ट को मैं अलग कलर से कर रही हूं। ये मैंने क्या कर दिया, हाफ पार्ट को ब्लैक कर दिया। इसको मैं इस तरह सेपरेट कर देती हूँ, रीजन बताऊंगी अभी ऐसा क्यों किया। तो हमने क्या क्या देखा था, इसको हम बार बार दोबारा ड्रॉ करेंगे सब। यहाँ पे क्या मौजूद था, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या मौजूद है, ये सोडियम पोटेशियम पंप। इसको मैं बार बार लेबल नहीं करी, जो हमने फर्स्ट डायग्राम में लेबल किया था वही है, सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद फिर हमने क्या ड्रॉ करे थे, यहाँ पर लीकी चैनल, सोडियम लीकी चैनल्स और पोटेशियम लीकी चैनल्स। उसके बाद फिर हमने आगे क्या ड्रॉ किया था, वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये सिर्फ एक एक नंबर में नहीं होंगे, पूरी एक्सॉन की लेयर में मौजूद होंगे, पूरी एक्सॉन की मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे, आगे भी होंगे इसी तरह। क्या ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे, सोडियम लीकी चैनल्स, पोटेशियम लीकी चैनल्स, पोटेशियम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। हुआ क्या था, पोलराइज स्टेट कैसे आई थी, हमने क्या मूवमेंट देखी थी, यहां से 3 सोडियम बाहर जा रहे थे, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे थे। सोडियम लीकी चैनल से अंदर मूव कर रहे थे, ज्यादा पोटेशियम बाहर जा रहे थे। वोल्टेज गेटेड चैनल अभी क्लोज्ड है, जिसकी वजह से यहां पर नेगेटिव आ गया था और यहां पर पॉजिटिव आ गया था। अब ये जो, इसे हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या है ये, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहां पर भी वही सब कुछ होगा, अभी पूरी जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में 3 सोडियम 2 पोटेशियम अंदर, सोडियम आइंस अंदर जाएंगे, पोटेशियम आइंस बाहर जाएंगे, ये अभी क्लोज्ड है। इसे हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हुआ क्या है, क्या होगा, जैसे ही स्ट्यूमुलाई आई, क्या आएगी, स्ट्यूमुलाई आएगी। जैसे ही कोई स्ट्यूमुलाई आएगी यानी कंडक्शन स्टार्ट होगी, स्ट्यूमुलाई आने की वजह से जो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है पोटेशियम के, वो हो जाएंगे एक्टिव। मैं यहां से इसका ये मिटा रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, यानी ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये क्या हो जाएंगे, ये अब एक्टिव हो जाएंगे। और अब सोडियम कहाँ मूव करेगा, अंदर मूव करेगा। सिर्फ क्या यहाँ पे ओपन हुआ है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सिर्फ मैंने फर्स्ट वाले पार्ट पे जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ करी उसको किया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए, क्योंकि स्टिमुलाई आई थी। अब ज्यादातर सोडियम अंदर जा रहे हैं, सारे सोडियम अंदर जा रहे हैं, बाकी पूरा सब कुछ सेम रहेगा, पंप सेम रहेगा, लीकी चैनल सेम रहेंगे। जस्ट क्या डिफरेंस आया है, स्टिमुलाई की वजह से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए, अंदर आना शुरू हो गए। जब ये अंदर आना शुरू होंगे तो अंदर अब पॉजिटिव होगा, अब क्या हो जाएगा, अंदर मोर पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से
बाहर का क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, ये डीपोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। पहली वाली रेस्टिंग स्टेट क्या थी, पोलराइज थी, अब ये क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। यानी जो पोलराइजेशन थी वो नेगेटिव से अब किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ, +50 मिली वोल्ट तक आ जाती है। इससे हम कहते हैं डीपोलराइज्ड। बट ये जो डीपोलराइजेशन है ये मैंने सिर्फ पार्ट ए में बनाई, इसको मैं पार्ट ए कह रही हूँ, उसको मैं पार्ट बी कह रही हूँ। पार्ट बी अभी भी किस में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ RMP, क्योंकि अभी इधर स्टिमुलाई नहीं पहुंचा, अभी कंडक्शन नहीं हुई, अभी जस्ट एक पार्ट क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। तो इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी इम्पल्स चलना शुरू हो गई है, इम्पल्स को जो है वो जनरेट हो गई और वो ट्रांसमिट होगी। सो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हम क्या नोट करेंगे, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, कोई एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई आता है। एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई मतलब थ्रेशोल्ड, इतना स्टिमुलाई आना चाहिए कि वो इसको जनरेट करवाए नर्व इम्पल्स को, कि ये जो लीकी चैनल्स हैं, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाए, इतना हमारे पास जो है वो स्टिमुलाई आना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई नहीं होगा तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी। इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव हो जाएगी, यही हुआ था हमने एक्शन पोटेंशियल में, यही देखा था। फिर आगे हम इसके फैक्टर्स अगर हम देखें किस वजह से हो रहे थे, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम, सोडियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्यों, सोडियम की मूवमेंट हमें ज्यादा नजर आना शुरू, क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए थे, ओपन हो गए थे। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। चार्जेस क्या हो गए, रिवर्स हो गए, अंदर जो है वो पॉजिटिव हो गया, बाहर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कितना मिली वोल्ट आएगा, प्लस मिली वोल्ट, नेगेटिव से प्लस पे चला गया, डीपोलराइज्ड हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो इम्पल्स आ रही है, जैसे ही इम्पल्स आएगी अब यहाँ पर क्या ओपन हो गया है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया। तो अब सोडियम मूव कर रहे हैं, सिर्फ सोडियम, पोटेशियम का भी चैनल क्लोज्ड ही है। अब हम आते हैं आगे क्या होगा, रीपोलराइजेशन। इसके स्टेप्स पर भी आएंगे, पहले हम दोबारा डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से सारे स्टेप्स को पढ़ लें। हमने क्या देखा था यहाँ पर, ये हमारे पास एक्सॉन की लेयर थी जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था अलग अलग, क्योंकि एक साथ ही पूरी नर्व इम्पल्स नहीं जनरेट होती, कुछ कुछ पार्ट्स में होती है। इस तरह हमने इसको ड्रॉ किया था, इसके सारे पार्ट्स वही दोबारा ड्रॉ करेंगे। क्या क्या ड्रॉ किया था, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। फिर हमने क्या ड्रॉ किया था, मैं दोनों साइड्स में ड्रॉ कर रही हूँ, सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया था, सोडियम लीकी चैनल्स, देन पोटेशियम लीकी चैनल्स। पोटेशियम लीकी चैनल्स ज्यादा होंगे, मोर परमिएबल होती है पोटेशियम के। उसके बाद हमने ड्रॉ किया था वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल अभी भी क्लोज्ड है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, यही सब कुछ हमने ड्रॉ किया था। तो हमने क्या देखा था, क्या मूवमेंट देखी थी, 3 सोडियम बाहर, 2 सोडियम अंदर, 2 पोटेशियम अंदर मूव करेंगे, लीकी चैनल से सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर। इनमें कोई चेंज नहीं आया था। हमने चेंज कहाँ देखा था कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऊपर हो गए थे और ज्यादा सोडियम अंदर मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से इन साइड पॉजिटिव हो गई थी और आउटसाइड नेगेटिव हो गई थी। बट पार्ट बी में एक्सॉन के ही दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा था, सेम मूवमेंट थी, उसमें अभी कोई चेंज नहीं अकर हुआ था। 3 सोडियम अंदर, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, सोडियम लीकी चैनल्स, पोटेशियम लीकी चैनल्स, और सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों अभी तक क्लोज थे। और इसकी क्या थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम, इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव, यही देखा था हमने
ये वाली स्टेट क्या हो गई थी, डीपोलराइज्ड। ये वाली अभी तक क्या थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ये एक्सॉन है, इसकी सिर्फ इतनी वाले पार्ट में क्या हो गई, डीपोलराइजेशन। पूरी एक साथ नहीं होगी, पूरी एक्सॉन एक साथ नहीं होगी, जस्ट ये डीपोलराइज्ड हुआ। अब ये डीपोलराइजेशन आगे बढ़ जाएगी, इस तरह ये आगे आगे बढ़ती जाएगी। ये वाली डीपोलराइजेशन आगे बढ़ गई, अब ये वाला पार्ट डीपोलराइज हो गया। ये ए है, ये बी है, तो ये डीपोलराइज होगा तो ये सी को डीपोलराइज कर दे, फिर ये सी डीपोलराइज होगा तो ये डी को डीपोलराइज कर दे। यानी इस तरह थोड़ा थोड़ा पैचेस में ये डीपोलराइजेशन होगी और एंड तक जाएगी। तो ये जो डीपोलराइजेशन है ये अब कहाँ जाएगी, कहाँ मूव करेगी, पार्ट बी में मूव करेगी। तो जब ये पार्ट बी में मूव किया, ये करंट इधर चला गया, तो अब वोल्टेज गेटेड चैनल इसका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रही हूँ। वो कौन सा वाला, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल। जब ये ओपन हो गया तो इन साइड पॉजिटिव हो जाएगा और आउटसाइड क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी अब ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, डीपोलराइज्ड हो गया। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। यानी इसकी वोल्टेज कितनी हो गई, +50 मिली वोल्ट। पहले वाले पार्ट में क्या हुआ, ये डीपोलराइज्ड हुआ था, इसने इसको कर दिया। अब इसके साथ क्या होगा, इसमें कोई चेंज होगा, बिल्कुल चेंज अकर होगा। क्या चेंज अकर होगा यहाँ पर, कि ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल था वो अब क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अब सोडियम मूव नहीं करेंगे। अब कौन सा ओपन हो गया है, पोटेशियम ओपन हो गया है। कौन सा ओपन हो गया है, पोटेशियम ओपन हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें रीपोलराइजेशन में हम क्या देखते हैं कि पोटेशियम डिफ्यूज आउट, पोटेशियम ओपन हो जाएगा और पोटेशियम कहाँ जाना शुरू कर देगा, बाहर जाना शुरू कर जाएगा। पोटेशियम कहाँ जाना मूव करेगा, बाहर जाना, जिसकी वजह से दोबारा क्या होगा, इनसाइड नेगेटिव, इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव। क्योंकि सब कुछ वही था, जो अंदर सोडियम जमा हो गया था, इतना ज्यादा पॉजिटिव जमा हो गया था, वो तो क्लोज इनएक्टिव हो गया। बट अब पोटेशियम वाला ओपन हो गया, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो ये दोबारा से क्या लेकर आएगा, स्टेट रीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड। यानी दोबारा से कितना आ जाएगा, -70 मिली वोल्ट। क्या ओपन हो गया यहाँ पे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया। रीपोलराइजेशन स्टेप्स देख लेते हैं इसके। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि soon after the passage of impulse resting membrane potential is restored, resting membrane potential वापस आ जाएगी। small number of ions especially potassium ion move out, किस वजह से, क्योंकि पोटेशियम आयन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप यहां पर नोट करो तो इधर क्या दिखा रहे हैं, अब पोटेशियम चैनल ओपन हो गए हैं। पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से ये कहाँ मूव करेंगे, बाहर मूव करेंगे। कहाँ जा रहे हैं, बाहर मूव कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये तो स्टेट वही आ गई रीपोलराइज्ड की -70 मिली वोल्ट, बट क्या आपको जो हमने सबसे पहले बनाई थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की और इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल सेम है। जब हमने बिल्कुल फर्स्ट वाली बनाई थी तो उसमें पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी क्लोज थे, बट यहाँ पे वोल्टेज तो आ गई है, रीपोलराइज तो हो गया, बट अभी ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है, ओपन है। क्या हो गए, ये ओपन हो गए। तो इसकी वजह से होता क्या है, कुछ टाइम के लिए हाइपर पोलराइजेशन होती है। क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि वो जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे, ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होंगे, अभी ओपन हो गए थे, स्लोली ओपन होते हैं और स्लोली ही क्लोज्ड होंगे। क्लोज होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो जब ये टाइम ले रहे हैं तो पोटेशियम आयंस कहाँ मूव कर रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं, आउट मूव कर रहे हैं, आउटसाइड बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर हमारे पास पहले तो -70 आ गया था, हमें -70 तो आ गया, लेकिन अभी ये क्लोज तो हुआ ही नहीं। जब क्लोज नहीं हुआ तो अभी भी सोडियम पोटेशियम सारे बाहर जा रहे हैं। जब ये पोटेशियम बाहर जाएंगे
तो ये -70 से और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -90 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे हाइपर पोलराइज्ड हो गया, बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो गया। क्या कहेंगे, हाइपर पोलर। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्पररी होता है, इतनी देर के लिए होता है जब तक पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं। जब वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो जाएंगे तो दोबारा से कौन सी स्टेट आ जाएगी, -70 मिली वोल्ट वाली, यानी रीपोलराइजेशन वाली, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में हम क्या नोट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो, ये -70, ये ग्राफ बनाना होता है इसलिए इसको अच्छे से नोट करना। ये -70 है। अब यहाँ पर स्टिमुलाई आया, अभी ये क्या कहलाएगी, रेस्टिंग स्टेट। ये कौन सी स्टेट कहलाएगी, रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में हमने क्या देखा था, सोडियम पोटेशियम पंप मूव कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लीकी चैनल्स अपना काम कर रहे हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स दोनों अभी क्लोज्ड है। क्या है पोटेंशियल, -70 मिली वोल्ट। कुछ स्टिमुलाई आए, यहाँ पर अगर आप नोट करो तो ये वाले स्टिमुलाई आ रहे हैं छोटे छोटे से, लेकिन ये वहीं खत्म हो गए, यानी इतना थ्रेशोल्ड ही नहीं था, हमें थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई मिला ही नहीं कि ये क्या कर सकें, डीपोलराइज कर सकें। तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड जो है वो हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, स्टिमुलाई रिक्वायर्ड होगा, कितना है, -55 मिली वोल्ट। तो जैसे ही हमें थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई मिलेगा, ये क्या होगा, डीपोलराइज। ये क्या हो रहा है, डीपोलराइज। किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट तक हो जाएगा, डीपोलराइज, पॉजिटिव होना शुरू हो गया। रीजन क्या था, पंप तो अपना काम करेगा, लीकी चैनल्स अपना काम करेगा, सिर्फ क्या ओपन हो गया था, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया था, जिसकी वजह से सोडियम कहाँ मूव कर रहे थे, अंदर। ये बात समझ आ गई, डीपोलराइजेशन। फिर डीपोलराइजेशन के बाद हमने क्या नोट किया कि ये क्या होगा, रीपोलराइज, नीचे आ रहा है, वापस नेगेटिव की तरफ जा रहा है। रीपोलराइजेशन मतलब वापस नेगेटिव की तरफ आ रहा है ये यहाँ पे दोबारा से -70। रीजन क्या था, -70 रीपोलराइज्ड क्यों हो रहा है, पंप अपना काम करेगा, लीकी चैनल अपना काम करेगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल इनएक्टिव हो जाएगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम कहाँ मूव करेगा, बाहर। कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये हो गई रीपोलराइज्ड। बट हमने क्या देखा था कि रीपोलराइजेशन हो तो जाती है, लेकिन पोटेशियम चैनल को क्लोज होने में टाइम लगता है, इसीलिए वो और ज्यादा नेगेटिव कर देता है। ये नीचे चला गया, और ग्राफ नीचे चला गया, यानी कहाँ आ गया, -90 मिली वोल्ट पर आ गया, बहुत नेगेटिव कर दिया। तो इसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। रीजन क्या था, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, वो अभी भी क्या है, वो अभी भी ओपन है, क्लोज होने में थोड़ा टाइम लगता है, उतनी देर में हाइपर पोलराइज हो जाती है। फिर जब वो क्लोज हो जाते हैं तो वापस हमारे पास कौन सी स्टेट आ जाएगी, वापस रेस्टिंग स्टेट आ जाएगी, जिसमें दोनों वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्लियर है, ये पूरा नर्व इम्पल्स का प्रोसेस है, किस तरीके से जो है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो एक न्यूरॉन से ट्रांसमिट होगा, पूरे एक्सॉन से पास होता होता टर्मिनल्स तक आएगा, उसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वेलोसिटीज होती है नर्व इम्पल्स की, स्पीड होगी कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट कर रहे हैं, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है, एक है वेलोसिटीज यानी डायमीटर पर डिपेंड करती है। अब आप आइडिया लगाओ कि ये एक्सॉन है, इतना ब्रॉड है, इसका डायमीटर ज्यादा है, और एक इतना नैरो है। तो जब इसमें से वो चार्जेस मूव करेंगे, आइंस मूव करेंगे, तो जब लार्ज डायमीटर होगा, ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि जो आइंस वगैरह जगह ज्यादा है तो इजीली आइंस जो है वो मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर डायमीटर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली बात है स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे न्यूरॉन्स जिनका डायमीटर ज्यादा होगा, वो उनमें स्पीड या उनमें जो वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स है वो फास्ट होगी, फास्टली नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा।
दूसरा फैक्टर होता है माइलिनेटेड। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, फैटी एसिड की लेयर होती है माइलिन शीट। तो अगर आप यहाँ नोट करो नर्व इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स जा रही है किसमें जल्दी से ट्रांसफर हो गई है, माइलिनेटेड में या नॉन माइलिनेटेड में, किसमें जल्दी से जा रही है, माइलिनेटेड में। क्यों माइलिनेटेड में जल्दी से ट्रांसफर होती है, क्योंकि इसमें मौजूद है माइलिन शीट। अब माइलिन शीट का काम क्या होता है कि ये तो इंसुलेटर है, ये तो कंडक्ट करेगी नहीं नर्व इम्पल्स को, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, तो ये नोड ऑफ रैनवियर से जंप करती करती चलती है, जंप करते करते इधर से जंप करेगी, इधर से जंप करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। लेकिन अब जिसमें नॉन माइलिनेटेड है, इसमें कोई माइलिन शीट मौजूद नहीं है, इसमें क्या होगा, पूरे एक्सॉन को ट्रांसमिट करेगी, पूरे एक्सॉन से उसने ट्रेवल करके जाना है, तो ज्यादा रास्ता कवर करना है तो स्लो स्पीड होगी। तो दो में डिपेंड करता है, डायमीटर पे और किसमें, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड पर डिपेंड करती है वेलोसिटीज। क्लियर है यहां तक। अब हम आगे चलते हैं सिनेप्स पर। हमने ये तो देख लिया कि एक पूरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसमिट होगी। हमने क्या अभी तक पढ़ा है, नर्व इम्पल्स में अभी तक हमने क्या देखा है कि ये पूरे एक्सॉन में किस तरह ट्रांसमिट हो रही है। यहां से स्टिमुलाई आया, हमने क्या देखा था, पहला पार्ट ये क्या हो गया था, डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड। फिर इस वाले पार्ट ने इसको डीपोलराइज्ड करा, इसको क्या कर दिया, डीपोलराइज्ड, और ये खुद से दोबारा से क्या हो गया था, रीपोलराइज्ड। इस तरह ये करते करते ट्रैवल करता है पूरे एंड तक, टर्मिनल तक आ गया। अब टर्मिनल पे तो आ गई, तो एक न्यूरॉन में हमने देखा, इसके बाद ये दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाएगा। यहां पर एक और न्यूरॉन भी मौजूद है, ये इस न्यूरॉन तक कैसे आएगा। तो इनके बिटवीन जो जंक्शन बनता है, इनके बिटवीन जो आप ये कह लो कि कनेक्शन बनता है, उसे हम कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या है, ब्रिज लाइक है, जो कि हेल्प करता है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, और वो कम्युनिकेट किसके थ्रू करता है, इस नर्व इम्पल्स के थ्रू करता है। तो सिनेप्स होता कैसे है इसमें, अगर हम सिनेप्स का स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या क्या नजर आता है इसमें। पहला वाला, ये पहला वाला जिसका एक्सॉन टर्मिनल है, फर्स्ट न्यूरॉन, ये न्यूरॉन 1, उसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। फिर दूसरे वाले न्यूरॉन का क्या आएगा, डेंड्राइट्स, ये न्यूरॉन 2 है, उसे हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या कहेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर है। अब बीच में कोई गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में ये गैप आ रहा है, इस गैप को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो कितने पार्ट्स हो गए, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। इसे हम क्या कहेंगे, पूरे को सिनेप्स कह रहे होते हैं। इसमें हमारे पास सिनेप्स में दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये तो बहुत इजी होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, ये मेरे पास क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये मेरे पास क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। इन दोनों के बीच में जंक्शन मौजूद है डायरेक्ट, इन्हें हम कहते हैं गैप जंक्शंस, इन्हें हम क्या कहेंगे, गैप जंक्शंस। ये जंक्शंस मौजूद हैं। तो गैप जंक्शन के थ्रू अगर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या हो रहा है, डायरेक्ट गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। दूसरा है हमारे पास केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में क्या इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई केमिकल इन्वॉल्व होगा, और उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। कैसे होगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ।
एक हमारे पास है यहाँ पर ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। नीचे क्या होगा हमारे पास, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या मौजूद है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स जिनके अंदर होता है केमिकल, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर है। अब जैसे ही नर्व इम्पल्स एक्सॉन तक पहुंची, नर्व इम्पल्स कहां तक पहुंची, यहां पर आ गई, एक्सॉन टर्मिनल तक आ गई। पूरी किस तरह ट्रांसमिट हुई थी वो हमने पूरा पढ़ लिया। जैसे ही यहां पर आएगी तो इधर मौजूद होते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। यानी जब कोई इसमें नर्व इम्पल्स आएगी, जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा तभी ये ओपन होंगे। तो ओपन होंगे तो सारा कैल्शियम कहाँ मूव करेगा, इनसाइड। जब कैल्शियम अंदर जमा होना शुरू होंगे, ये कैल्शियम इस वेसिकल को क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं। इस वेसिकल को सराउंड करेंगे, सराउंड करके इसको कहाँ लेकर आएंगे, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर लेंगे और सारा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ गया है, बाहर आ गए। इधर जो हम न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं वो कौन सा होगा, कॉमनली कौन सा यूज हो रहा होता है, एसिटाइल कोलिन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाएगा, इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। यहां पर मौजूद है इसके रिसेप्टर्स। क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स। ये जाकर ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जब ये इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो इस डेंड्राइट्स पर मौजूद जो चैनल्स वगैरह है वो ओपन हो जाएंगे एंड देन नर्व इम्पल्स यहां से ट्रांसमिट हो जाएगी। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर कौन हेल्प कर रहा है, ये जो पूरा आपके पास क्रिएट हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं सिनेप्स। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सिनेप्स। क्लियर है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है केमिकल सिनेप्टिक्स का या केमिकल सिनेप्स का। आगे चलते हैं। अब अगर यहाँ पर सिनेप्स हो गया, केमिकल सिनेप्स फॉर्म हो गया, क्रिएट हो गया, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो गया, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए थे सराउंडिंग में वो कहाँ जाएंगे, क्या वो वहीं लगे रह जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये हमारे पास क्या है, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट सिनेप्टिक यानी इसका डेंड्राइट। अब यहां पर मौजूद थे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इन रिसेप्टर से बाइंड रहेंगे तो वो तो सिग्नल चला गया। दूसरा नर्व इम्पल्स आने के लिए, दूसरी कम्युनिकेशन आने के लिए हमें लाजमी क्या चाहिए कि ये न्यूरोट्रांसमीटर हम यहां से रिमूव करवा दें। इन न्यूरोट्रांसमीटर को हम यहां से क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे। रिमूव न्यूरो ट्रांसमीटर, और ये बहुत जरूरी है ताकि दूसरा नर्व इम्पल्स आ सके। दूसरे नर्व इम्पल्स आने के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां से हमें रिमूव करवाना होगा। जब दूसरा आएगा तो फिर से वही पूरा प्रोसीजर चलेगा, सेम प्रोसीजर होगा। तो ये हम रिमूव कैसे करवाएंगे, जैसे यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है तो उसका वो एंजाइम जो उसको ब्रेक डाउन करेगा वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेंगे, उन न्यूरोट्रांसमीटर को जाकर ब्रेक डाउन कर देंगे, और जब ब्रेक डाउन कर देंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और फिर हमारे पास क्या आएगा, न्यू जो है वो नर्व सिग्नल आना शुरू होगा, नर्व इम्पल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, इसको हमने अच्छे से कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट छोटा सा टॉपिक है उसमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स है। क्या क्या है न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम टाइप्स पर आते हैं तो एक है हमारे पास एक्साइटेटरी। अगर आपको नर्व इम्पल्स क्लियर हो गया तो ये भी बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। एक्साइटेटरी, नाम पर जाएंगे सबसे पहले।
नेम का मीनिंग देखेंगे। क्या है नेम का मीनिंग? एक्साइटेटरी का मतलब क्या? एक्साइट करना। जब एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो दूसरे वाले सेल को जाकर, दूसरे वाले न्यूरॉन को जाकर, दूसरे वाले ऑर्गन ग्लैंड को जाकर क्या करेगा? एक्साइट करेगा। एक्साइट कैसे करेगा? उसे डीपोलराइज कर देगा। डीपोलराइज कर देगा। हमने क्या देखा था? जब नर्व इंपल्स जनरेट हुई थी, नर्व इंपल्स कंडक्ट कर रहा था, क्या हुआ था? सबसे पहले डीपोलराइज्ड हुआ था। तो ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर जाके दूसरे वाले न्यूरॉन को या फिर दूसरे वाले सेल को जाके डीपोलराइज करेगा, यानी उसके अंदर भी अब नर्व इंपल्स जनरेट होना शुरू हो गई। अलाउ क्या करेगा? सोडियम आयन टू एंटर द सेल, पोटेशियम आयन टू लीव इट। वही सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट करवाएगा ताकि डीपोलराइजेशन हो जाए। और जब डीपोलराइजेशन हो जाएगी तो नर्व इंपल्स जनरेट होगा। यहाँ पे ग्राफ नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डीपोलराइज्ड करेगा। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है? एसिटाइल कोलिन। अभी जो मैंने पीछे आपको यहाँ पर बताया, ये एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन इस वाले न्यूरॉन को जाके क्या कर रहा है? डीपोलराइज करे। जब डीपोलराइज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी नर्व इंपल्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा, कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड टाइप होती है हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सेकेंड टाइप कौन सी है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसके नाम से समझ आ रहा होगा इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? इनहिबिट करना। क्या करना? रोकना, इनहिबिट करना। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करोगा? क्या डीपोलराइज करवा रहा होगा? क्या नर्व इंपल्स जनरेट करवा रहा होगा? नहीं, नाम से समझ आ रहा है, इनहिबिट करना। ये क्या करता है? जाके और नेगेटिव कर देता है। ये ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो दूसरे सेल पर जाएगा, दूसरे नर्व पर, न्यूरॉन पर जाएगा और उसे जाके और नेगेटिव कर देगा। हार्डर टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी रोक रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं करना है। हार्डर टू जनरेट। इसमें होता क्या है कि पोटेशियम आयन बाहर मूव करना शुरू कर देता है और कुछ क्लोराइड आयंस भी होते हैं जो सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, यानी मोर नेगेटिव। अब आप इसका ग्राफ देखो, हाइपर पोलराइजेशन का ग्राफ देखो, कहाँ जा रहा है? -30 से नीचे जा रहा है, नीचे। नीचे जा रहा है तो नीचे मोर नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव। ऊपर ऊपर वाले एक्साइटेटरी में क्या था? पॉजिटिव कर रहा था, डीपोलराइज कर रहा था। ये क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है, यानी मोर नेगेटिव कर रहा है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास कुछ गाबा आ जाते हैं, ग्लाइसिन आ जाते हैं, एस्पार्टेट आ जाते हैं। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो जाके इनहिबिट करते हैं और नर्व इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट होने में डिफिकल्टी करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? उसको मोर नेगेटिव कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे पॉइंट्स आपको तब अच्छे से समझ आएंगे जब आपने नर्व इम्पल्स को अच्छे से समझ लेना है। और नर्व इम्पल्स को अच्छे से समझने का तरीका क्या है? इसी तरह डायग्राम ड्रॉ करके करोगे, एक दफा दोबारा खुद से ड्रॉ करोगे अपने रजिस्टर्स में। तो जब आप खुद से ड्रॉ करोगे तब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, सारे आइंस की मूवमेंट समझ आ जाएगी। तो ये फिर टॉपिक रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। जितना आप इसको रट्टा लगाओगे उतना आप पेपर में, एग्जाम्स में मिस्टेक करोगे, उतना आप भूलोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइंस की मूवमेंट बार बार आ रही है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है। तो इसीलिए आपने इसको इसी तरह डायग्राम से बना के ही करना है। और अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम बनाते हो तो फिर तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये डायग्राम हर स्टूडेंट नहीं बना रहे होते हैं। तो आप लोग इसको अपने एग्जाम्स में, अपने पेपर्स में बनाओगे। जब आपने कोई सिर्फ थ्योरी लिखी है आपने, यानी आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखा, उसके सारे पॉइंट्स लिख दिए, बट अगर आप साथ साथ ये डायग्राम बना दोगे, या आपकी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, ये हर स्टूडेंट का नहीं होता, तो अपने पेपर को अलग करना है, अपने पेपर को डिफरेंट, बाकी स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करना है, कि नजर आए कि हाँ इस बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है, और वो आपको फुल मार्क्स देते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है और आपने इसको रिवाइज भी करना है। रिवाइज करने के लिए आपने होमवर्क करना है। होमवर्क आपका क्या होगा? कोर्सेज पर जाना है, न्यू बायो पर जाना है। आपने न्यू बायो में आप जाओगे चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन पर। लास्ट सेशन में मैंने आपको जो है वो चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस दी थी, वो आप लोगों ने देख ली होंगी। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई टॉपिक पूछना है तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी समझ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके ओपन हो जाते हैं 7 to 8, उसमें आप अपनी क्यूरीज शेयर कर सकते हो, अपने होमवर्क शेयर कर सकते हो, और अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है तो वो भी पूछ सकते हो।
नर्वस कोऑर्डिनेशन पर जाना है। कौन से 2 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं? नर्व इम्पल्स, सिनेप्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो आपने सब कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, क्योंकि आगे मेडिकल में जाना है और मेडिकल में कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छे से पढ़ना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आ जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, बहुत दफा पास पेपर में आ चुका है। तो ये वीडियोस आपने देखनी है, इनके अपने नोट्स बनाने हैं। आपके पास नोट्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपको नोट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें से आप अपने एग्जाम में लिखने की तैयारी करोगे। ये वाले जो मैं नोट्स बोलती हूँ, इसका मतलब होता है की पॉइंट्स, कि आपने अपने रजिस्टर में, जो आपने अपना रजिस्टर बनाया हुआ है, उसमें की पॉइंट्स लिखने। ये की पॉइंट्स आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, आपके एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, आपके एमडी कैट के लिए जरूरी है। एमडी कैट में कॉन्सेप्ट ही चलता है, एमडी कैट में रट्टा नहीं चलेगा कि पूरा पूरा आपने क्वेश्चन याद कर लिया, तो वो आपके काम नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इसमें से आपने की पॉइंट्स बनाने, लर्निंग के लिए आपने, पेपर के लिए आपने नोट्स में से याद करना है, जस्ट याद करना। ओके, अब होमवर्क क्या है आपके पास? असाइनमेंट में आपको जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, डिस्क्राइब इन डिटेल जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये कंप्लीट टॉपिक है। ये मैंने कंप्लीट दे दिया है ताकि आप इसको एक ही दफा में याद कर लो। पेपर में, एग्जाम में इसके पार्ट्स करके आ जाते हैं। जैसे आपसे सिर्फ पूछ लें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूछ लें जस्ट, तो आपने सिर्फ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताना होगा। हो सकता है सिर्फ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूछ लें, तो उससे आपने एक्सप्लेन करना होगा, उसके फैक्टर्स भी बताने होंगे। तो अलग अलग भी आ जाता है, बट मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया ताकि आपकी पूरी क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाए। राइट अ नोट ऑन सिनेप्स एंड ऑल्सो ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम। सिनेप्स, उसकी टाइप्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, और उसकी डायग्राम बनानी है। Why impulses move faster in myelinated neurons when synapse termed as motor and played? ये 2 रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ये आप डाउट सॉल्व से भी कर सकते हो, आपको नोट से भी मिल जाएंगे, कहीं से भी आंसर मिल जाएगा, आपको लेक्चर से भी मिल जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे लेक्चर में पॉइंट शेयर किए उसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब हमने करना है रिवीजन फॉर मिड टर्म, क्योंकि हमारे पास मिड टर्म होने वाले हैं, हम मिड टर्म की भी प्रिपरेशन करेंगे। एक चैप्टर जो हमने पढ़ लिया उसको छोड़ेंगे नहीं कि बस हमने पढ़ लिया, अब एंड ऑफ द ईयर में उसको देखेंगे, वरना आप भूल जाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले जो आपने करने हैं। मैं हर सेशन में आपको जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स होंगे, किसी ना किसी चैप्टर के क्वेश्चंस देती रहूंगी, 1 के, 2 के, 3 के, किसी ना किसी के देती रहूंगी। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए जो आपने, अब तो आपको लर्न होंगे, सिर्फ रिवाइज करना है, बगैर देखे लिखना है। और जब मुझे सबमिट कराओगे तो वो देख के लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बगैर देख के लिखा हुआ होना चाहिए। जो अभी भी आप मुझे अपने असाइनमेंट्स देते हो, तो वो आपने देख के नहीं करने, याद करके बगैर देखे करने हैं, ये बहुत जरूरी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटल मसल। क्रॉस ब्रिजेस आपने बतानी है, उसकी लेबल डायग्राम बतानी है, जो हमने यहाँ पे लेक्चर में भी करी थी। कैल्शियम रीजनिंग क्वेश्चन है कि क्यों एसेंशियल होता है। स्केलेटल मसल किस तरह फटीग हो जाता है, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट, जिसमें सारे जॉइंट्स आएंगे। तो इसके आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? नोट्स से मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने इसमें कितना लिखना है, कि कितना जो है वो हाइडिंग आनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट लिखना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पूछ सकते हो, यहाँ पे लाइव में भी पूछ सकते हो। तो अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, होमवर्क बहुत ज़रूरी है, ये दोनों साथ साथ लेके चलना है ताकि आपके एग्जाम्स में भी परसेंटेज अच्छी हो। 90% का टारगेट लेके चलना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, पढ़ाई भी करनी है अच्छे से। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।